नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज से मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ यूट्यूब पर लेकर आऊँगा आप लोगों के समक्ष। तो आज उसका आरंभ होने जा रहा है, आज उसका आगाज़ होने जा रहा है और आप सभी से आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस क्लास का भरपूर आनंद उठाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि सुपर 40 इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत ही शानदार पहल किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 जुलाई से बिहार पुलिस का बैच और साथ ही आने वाले कुछ और भी बहुत ही शानदार बैच जैसे बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैचेज प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसकी सूचना आपको विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से मिल जाएंगी। फिलहाल करंट अफेयर्स की सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, मैं सौरभ अस्थाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। आज इसका पहला एपिसोड है और ये एपिसोड डेली आएगा। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो कल क्या होगा ये नहीं सोचना है, ठीक है। बस हमको आज में जीना है, वर्तमान में जीना है और जो करना है वर्तमान में ही करना है। तो आइए हम सभी करंट अफेयर्स की सीरीज में शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं। तो इनका नाम है किंग कोहली, यानी विराट कोहली के नाम से आप सभी परिचित होंगे। इनको कौन नहीं जानता है। आप लोग विराट कोहली के नाम से तो ज़रूर परिचित होंगे। तो विराट कोहली बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले विश्व के 10वें खिलाड़ी। ठीक है, कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ओके, ठीक है। तो मैं दूसरा कलर ले लूँ। ठीक है, तो विराट कोहली बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 500 मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर। अच्छा, तो ये 10वें क्रिकेटर हैं। तो हमको जानना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो एक भारतीय हैं और उनका नाम भी आप लोगों को पता होगा। उनका नाम है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है उनका? सचिन तेंदुलकर। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। अच्छा, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले, अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों में इनका क्रम चौथा है। ठीक है, 500 मैच खेलने वाले यह चौथे भारतीय और विश्व के 10वें खिलाड़ी हैं। विश्व में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं और जो दूसरे खिलाड़ी हैं
वो हैं माहिरा जयवर्धने, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का जो दूसरा प्रश्न है वो है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, फिर ध्यान से सुनिए, कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है, LIC का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इसका नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। चलिए, तो प्रश्न है आपका कि LIC जीवन बीमा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ए है इनका नाम है सत्यपाल भानु। इनका नाम है सत्यपाल भानु। सत्यपाल भानु को भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ नए प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, अंग्रेजी में से बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, सत्यपाल भानु को। अब हम देखते हैं थोड़ा सा LIC के बारे में जानते हैं कि LIC की स्थापना कब हुई थी। तो LIC की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1956 में। कब हुई थी, 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना कब होती है LIC की, 1956 में। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पड़ेगा आपको मुंबई में। कहाँ पड़ेगा, इसका मुख्यालय पड़ेगा मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, मुंबई। थोड़ा सा नए हम हैं टेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा कलम को पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। धीरे सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। मुख्यालय, LIC का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1956 में हुई थी। कोशिश कीजिएगा सुनकर ही लिख लें। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, किसके, LIC के, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री DK मेहरोत्रा। क्या नाम है, श्री DK मेहरोत्रा। तो LIC की स्थापना 1956 में होती है, मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री DK मेहरोत्रा। इसके नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, सत्यपाल भानु को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल के इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बनाया गया है राकेश पाल को। किसे बनाया गया है, राकेश पाल को। इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य है भारतीय समुद्र की रक्षा। क्या उद्देश्य है इनका, उद्देश्य है भारतीय समुद्र की रक्षा करना। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब होती है,
भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना, भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना होती है वो होती है 1 फरवरी 1977 को। कब होती है? 1 फरवरी 1977 को होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब होती है? 1 फरवरी 1977 को होती है। अब देखेंगे इसका आदर्श वाक्य क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य भी कभी एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है। इसका आदर्श वाक्य जो है वो है वयम रक्षामः। क्या है? वयम रक्षामः। वयम रक्षामः भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इसका मतलब होता है हम रक्षा करते हैं। वयम रक्षामः का मतलब होता है क्या? हम रक्षा करते हैं। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड का यानी भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है, जिसको इंग्लिश में हेड क्वार्टर बोलते हैं, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, हेड क्वार्टर नई दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है? इसके महानिदेशक बने हैं राकेश पॉल। इसके महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पॉल। तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पॉल को। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को होती है। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः है, जिसका मतलब होता है हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है इसका उद्देश्य है भारतीय समुद्र की रक्षा करना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दरअसल अभी चुना नहीं गया है, इन्हें नामित किया गया है। ठीक है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है एस फांगनोन कोन्याक। एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, ये नागालैंड के रहने वाले हैं। एस फांगनोन कोन्याक जो हैं ये नागालैंड के एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा के बारे में थोड़ा देखते हैं कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा को ही राज्यसभा इसी को बोला जाता है, राज्यसभा को ही बोला जाएगा क्या? इसी को बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोलते हैं? राज्यसभा को ही बोलते हैं उच्च सदन। देखिए, बाकी जो इसका डिटेल है वो पॉलिटी क्लास में पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा बहुत फैक्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ करंट अफेयर्स क्लास में पढ़ाना संभव नहीं है। तो राज्यसभा को ही बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। संसद के 3 अंग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संसद कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन? एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंगों में जो राज्यसभा होता है वह उच्च सदन होता है। राज्यसभा को ही विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। किसका सदन कहते हैं? विशेषज्ञों का। इसका विशेषज्ञों का सदन। किनका सदन है? विशेषज्ञों का सदन। इनमें अधिकतर विशेषज्ञ लोग बैठते हैं। राज्यसभा को ही विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है।
देखिए राइटिंग थोड़ा सी वीक है, अभी नया नया कलम हम पकड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास में, तो धीरे धीरे राइटिंग सुधर जाएगी, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा की अवधि का। राज्यसभा की अवधि, तो राज्यसभा की जो अवधि होती है, हालांकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा चुनाव होता है, वैसे राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो अवधि होती है राज्यसभा की, वह इसके जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, कितना? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त। क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त। यहाँ पे सेवा क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, इसको विशेषज्ञों का सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, हाँ, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य जो होते हैं, इनके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल जो संख्या है वह है 245, जिसमें से 233 जो है वह है निर्वाचित, 233 निर्वाचित है, और प्लस 12 जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। अब निर्वाचित मनोनीत क्या होता है, ये हम आपको पॉलिटी क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए इसमें कुछ और देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। वर्तमान सभापति, वर्तमान सभापति, वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान सभापति कौन है? राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति ही
राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब पदेन क्या होता है अब ये हम बताएंगे क्लास में। चलिए नेक्स्ट है, अभी जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, अभी हम लोगों ने जो देखा कि राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। एक्चुअली चुना नहीं गया, नामित किया गया। इनका नाम एस फांगनोन कोन्याक, ठीक है, एस फांगनोन कोन्याक को नामित किया गया है। लेकिन अभी जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह वही वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष या उपसभापति हैं। ठीक है, किस पार्टी से हैं? तो इनका पार्टी भी इम्पोर्टेंट है, ये जेडीयू से हैं, जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नीतीश कुमार किस पार्टी से हैं? जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो उसी पार्टी के हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अब इससे राज्यसभा से कुछ और प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो सदन के नेता हैं अभी वर्तमान में पीयूष गोयल। पीयूष गोयल अभी राज्यसभा में सदन के नेता है। जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता इसमें विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन, नाम भी इनका बहुत बड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या देखा राज्यसभा में? अभी हमने देखा, आते हैं पिछले पेज पर, कि राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चुना नहीं गया है, अभी नामित किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इनका नाम नामित किया है एस फांगनोन कोन्याक का, जो कि नागालैंड के एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, अभी जो राज्यसभा उपाध्यक्ष हैं वह हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के बारे में उन्होंने देखा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसे विशेषज्ञों का भी सदन कहा जाता है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं, है ना, इनके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की में वर्तमान जो सदस्यों की संख्या है वो कुल 245 है, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। ठीक है, वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ हैं, उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं जो कि जेडीयू से हैं, सदन के नेता भी पीयूष गोयल हैं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा हमको लिखने में परेशानी हो रहा है, पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, एक नया पेन लेंगे, दूसरा महंगा वाला। बढ़िया वाला पेन, महंगा वाला नहीं, बढ़िया वाला। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। तो ये प्रश्न हम आपको क्लास में सोल्व करा चुके थे, बता चुके थे, फिर भी थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक 80वां है। कितनी है? 80वां। भारतीय पासपोर्ट की रैंक कितनी है? 80वां। ठीक है। भारत जो है, भारत वह बगैर वीज़ा के, भारत हमारा प्यारा देश भारत कैसे बगैर वीज़ा पासपोर्ट तो समझते ही होंगे आप, बगैर वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकता है। कितने देशों की? 57 देशों की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 80वां है, इसमें सुधार आया है। ठीक है। अगर इसके रैंक की बात करें, है ना, अभी आपने देखा है इसकी रैंक 80वां है। इसके पहले 2022 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 86वां या 87वां इसकी रैंक थी। हालांकि अभी से मतलब है आपको 6 या 7 स्थान का सुधार हुआ है और भारत का रैंक अभी 80वां आ गया है। और भारत बगैर वीज़ा के, बिना किसी वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकता है। अब आप पूछिएगा कि सर इस सूची में पहले स्थान पे कौन है। तो इस सूची में पहले स्थान पे है सिंगापुर। कौन है? पहले स्थान पे है सिंगापुर। इस सूची में पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर जो है यह 192 देशों में बिना वीज़ा के घूम सकता है सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर 192 देशों में बगैर वीज़ा के घूम सकता है। ठीक है। इसके पहले जापान था। सिंगापुर के पहले, इसके पहले जो सबसे शक्तिशाली जो वीज़ा होता था, शक्तिशाली जिसका पासपोर्ट होता था, वो जापान का होता था। लेकिन इस बार जापान पिछड़ गया है। और जापान की रैंक की अगर बात करें तो जापान इस वर्तमान में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तीसरे नंबर पे है। जापान कितने नंबर पे है? तीसरे। पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। भारत कितने नंबर पे है? 80वें नंबर पे है। भारत कितने देशों की यात्रा कर सकता है बिना पासपोर्ट के? 57 देशों की यात्रा कर सकता है। सिंगापुर कितने देशों की? 192 देशों की। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति को देखें, तो इसमें चीन की रैंक की बात करें तो चीन का 63वां रैंक है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका का रैंक 95वां है। उसके बाद में भूटान की बात करें, अगर हम भूटान की बात करें सॉरी पेन काम नहीं कर रहा। ओके, काम करने लगा।
थोड़ा टेक्निकल इशू है, अभी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा लोग, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो श्रीलंका 95, श्रीलंका का जो स्थान है 95वां है। भूटान की बात करें तो अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान का स्थान है इसमें 84वां। उसके अलावा अगर हम बात करें पड़ोसी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का स्थान इसमें, पाकिस्तान ने शतक लगा लिया है, इसका स्थान 100वां है। और अंतिम स्थान पर है अफ़गानिस्तान, AFG, अफ़गानिस्तान का अंतिम स्थान है। शायद इसमें अंतिम स्थान पे कौन है? अफ़गानिस्तान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय रैंक 80वां है। भारत का रैंक 80वां है। भारत 157 देशों में बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीज़ा के भ्रमण कर सकता है। सबसे शक्तिशाली वीज़ा किस देश का है? सिंगापुर का है। सिंगापुर 192 देशों में बिना किसी पासपोर्ट की यात्रा कर सकता है। जापान का 3रा स्थान है। चीन का 63वां स्थान है। श्रीलंका का 95वां स्थान है। भूटान का 84वां स्थान है। पाकिस्तान का 100वां स्थान है। और सूची में जो सबसे अंतिम स्थान है वह अफ़गानिस्तान का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? यहाँ पे है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। अच्छा, आप लोग को आयात निर्यात में बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा। आयात एक होता है आयात, ठीक है, एक होता है निर्यात। आयात और निर्यात। तो आयात का मतलब होता है कि आयात का मतलब होता है जो आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है वो आयात, और जो मेरे से जा रहा है, जो मेरे से निकल रहा है, उसको बोलते हैं निर्यात। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ आ रहा है हमारे देश में, है ना, कोई चीज़ हमारे देश में आ रहा है, तो अ से आयात, अ से आ रहा है। और कोई हमारे देश से निकल रहा है, हमारे देश से जा रहा है, हमारे देश से निकल रहा है, तो न से निकल रहा है और न से निर्यात होता है। तो ऐसे आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो आयात और निर्यात। तो नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में गुजरात को पछाड़ते हुए इस बार तमिलनाडु ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इस बार तमिलनाडु का प्रथम स्थान है अपने पड़ोसी राज्यों से निर्यात के मामले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोई प्रिपेयर्ड रहा है, सबसे ज़्यादा जिसने रुचि दिखाई है वह तमिलनाडु राज्य रहा है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर जो है यार ये क्या हो जा रहा है, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। तीसरे नंबर पे है कौन? कर्नाटक। कर्नाटक है हमारे तीसरे नंबर पे। तमिलनाडु एक नंबर पे है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। अब यहाँ पे है क्या? नीति आयोग।
नीति आयोग, नीति आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नीति, यहाँ पे नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति, NITI, नीति। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये करती क्या है? ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। और कहने का मतलब है सरकार जो कुछ भी नीतियाँ बनाती है, जो कुछ भी योजनाएं बनाती है, उसका क्रियान्वयन का काम कौन करती है? नीति आयोग करती है। ठीक है। जो भी नीतियाँ बनाती है वो कौन करती है? वह नीति आयोग करती है। ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं नीति आयोग की स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है कब? इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, ये आप लोगों ने देख लिया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है ना, सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 से। इसका जो पूर्ववर्ती स्वरूप है वह योजना आयोग है। इसका पूर्ववर्ती स्वरूप कौन है? योजना आयोग। अब नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में इकोनॉमी में जब पढ़ाएंगे तब इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए अभी केवल कुछ फैक्ट्स हम पढ़ेंगे, ज़्यादा करंट अफेयर्स में समय नहीं देंगे। आज कुछ ज़्यादा समय हो गया है, नहीं कल से थोड़ा सा कम समय देंगे, आधा घंटा मुश्किल से। चलिए उपाध्यक्ष, सॉरी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके नीति आयोग के नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसके जो पदेन अध्यक्ष, एक मिनट दोस्तों, इसके पदेन अध्यक्ष
इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। अब हम बात करें नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की। वर्तमान अध्यक्ष तो पता होगा मोदी जी ही हैं, क्योंकि इनके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो इनके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। अगर हम इसके सीईओ का मतलब बता चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं उनका नाम है, वर्तमान में इनका नाम है B.R. सुब्रमण्यम। B.R. सुब्रमण्यम। B.R. सुब्रमण्यम, ठीक है। इसके जो सीईओ हैं कौन है? नीति आयोग के B.R. सुब्रमण्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, सीईओ नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो इसके पहले सीईओ थे अमिताभ कांत, प्रथम सीईओ। कौन थे? अमिताभ कांत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न की ओर कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विंबलडन जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है ये तो आप लोगों को बता चुके हैं। विंबलडन जीतने वाली महिला बनी है मार्केटा वोंद्रोसोवा। टेस्ट में भी प्रश्न दिए थे हम। मार्केटा वोंद्रोसोवा बनी है। ग्रैंड स्लैम टेनिस, साल भर में टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। उन 4 प्रतियोगिताओं के समूह को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? ग्रैंड स्लैम कुल कितने होते हैं? 4। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये यूएस मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन। सी फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन।
शॉर्ट में लिख रहे हैं विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। चौथा क्या है? यूएस ओपन। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। ध्यान से सुन के लिख लीजिएगा आप लोग। कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कुल ग्रैंड स्लैम की संख्या 4 होती है। एक खेल है टेनिस का, एक साल में 4 प्रतियोगिता होती है। चारों के समूह को ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि कब होता है, इसका आयोजन कब होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है कब? जनवरी के महीने में। उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होता है मई जून के महीने में। विंबलडन ओपन होता है जुलाई के महीने में और यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर के महीने में। ठीक है। इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं वह बने हैं नोवाक जोकोविच। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का रहने वाले हैं। ठीक है। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया का रहने वाले हैं। महिला एकल की विजेता बनी है आरियाना सबालेंका। महिला एकल की विजेता कौन बनी है? आरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। उसके बाद में दूसरा ग्रैंड स्लैम जो कि फ्रेंच ओपन है, इसका आयोजन जो कि पेरिस में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस फ्रांस में होता है। तो इस बार फ्रेंच ओपन का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और इस बार महिला का खिताब जीता है ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। और हम बात करें विंबलडन ओपन की, तो अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है, जिसमें पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन खिलाड़ी हैं, उन्होंने इसका खिताब जीता। जबकि महिला वर्ग में मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। ठीक है। ग्रैंड स्लैम का आयोजन कौन करता है? तो ग्रैंड स्लैम का आयोजन करने वाली संस्था है, उसका नाम है ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है। तो आज कुछ टेक्निकल इशू रहा। हमको प्रश्न बनाने में, प्रश्न को सेट करने में 2 से 3 घंटा लगा सिस्टम में लाने में। धीरे धीरे सब कुछ सिस्टम समझ में आ जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। थोड़ा पेन भी आज कम काम कर रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ है। आई होप कि जो पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आएगा, और कहीं कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग क्लास में पूछ लीजिएगा। और आगे, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल इशू भी था, तो आगे जब जैसे ही टेक्निकल इशू सोल्व होगा और भी विस्तृत ढंग से और बेहतरीन ढंग से करंट अफेयर्स की तैयारी हम लोग करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।